15 जुलाई 2018, जगह मॉस्को। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। एक तरफ थी फ्रांस और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश क्रोएशिया। फ्रांस ने इस मैच को जीत लिया और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। लेकिन अवार्ड सेरेमनी में सबसे ज्यादा शोर उस प्लेयर के लिए गूंजा जिसने ट्रॉफी नहीं जीती थी। उसका नाम था लुका मॉड्रिच। वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल उनके हाथों में था। दुनिया खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रही थी। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते थे कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितनी दर्द भरी कहानी छिपी है। ये उस बच्चे की कहानी थी जिसने 6 साल की उम्र में अपने दादा को खो दिया था, यानी कि उनके दादा को मार दिया गया था। जिसने युद्ध देखा, जिसने अपने घर को छोड़ दिया था बचपन में ही, जिसने होटल की पार्किंग में फुटबॉल खेलना सीखा और फिर एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल अवार्ड, जिसे बैलोन ड'ओर कहा जाता है, वो जीत लिया। अगर फुटबॉल में किसी प्लेयर ने अपनी जिंदगी को फिल्म बना दिया तो उनमें सबसे ऊपर नाम आता है लुका मॉड्रिच का। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको इसी सुपरस्टार प्लेयर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। लुका मॉड्रिच का जन्म 9 सितंबर 1985 को क्रोएशिया के ज़ादार शहर के पास एक छोटे से गांव मॉड्रिची में हुआ। उस समय क्रोएशिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था। पिता स्टीपे मॉड्रिच मैकेनिक थे और माँ रादियोका मॉड्रिच कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। परिवार बहुत साधारण था, मतलब कि कोई बहुत अमीर परिवार नहीं था, लेकिन वो लोग काफी खुश थे। सबसे ज्यादा वक्त लुका अपने दादा लुका मॉड्रिच सीनियर के साथ बिताया करते थे। वही उन्हें पहाड़ियों पर ले जाते थे, जानवर चराते थे और वहां छोटा लुका मॉड्रिच पत्थरों के बीच गेंद को मारता रहता था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉल उनके लिए बचपन से ही सबसे बड़ा प्यार था। लेकिन कुछ ही साल बाद उनकी पूरी दुनिया जो है वो बदलने वाली थी। 1991 में क्रोएशिया में युद्ध शुरू हो गए। गोलियां चलने लगी, गांव खाली होने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया जिसे लुका शायद कभी भी नहीं भूल पाए होंगे। सर्बियाई विद्रोहियों ने उनके दादा लुका मॉड्रिच सीनियर की हत्या कर दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना लुका की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। परिवार को गांव जो है वो छोड़ना हुआ, घर छूट गया, बचपन छूट गया, लेकिन एक चीज जो है वो कभी भी नहीं छूटी और वो चीज थी फुटबॉल। बाद में लुका ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि दादा की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़ डाला था, लेकिन शायद उसी दर्द ने उन्हें और मजबूत भी बना दिया। युद्ध के बाद पूरा परिवार ज़ादार के एक होटल कोलोवारे में रेफ्यूजी बनकर रहने लगा। बाद में वो होटल ईज में रहे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल के पार्क में खेलते थे, उस उम्र में लुका मॉड्रिच होटल की पार्किंग में फुटबॉल खेलने को मजबूर थे। कई बार सायरन बजता तो लोग बंकर में भागते, खतरा टलता तो बच्चे फिर से बाहर आ जाते और उनमें सबसे आगे होते लुका मॉड्रिच। यही उनकी मुलाकात हुई स्थानीय कोच टोमिस्लाव बाशिच से। उन्होंने पहली बार लुका को खेलते हुए देखा और उन्होंने उनके टैलेंट को तुरंत ही पहचान लिया। उन्हें पता लग गया कि ये बच्चा जो है वो काफी खास है, लेकिन दुनिया उनकी तरह नहीं सोचती थी। लुका देखने में बहुत ही ज्यादा दुबले पतले थे। कई स्काउट्स जो थे वो कहते थे कि लड़का जो है वो प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। हाइडुक स्प्लिट ने भी उन्हें इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया था। आखिरकार डिनामो ज़ाग्रेब ने उन्हें अपनी एकेडमी में जगह दी। पहले उन्हें बोस्निया के क्लब ज़्रिंस्की मोस्टार भेजा गया। वहां की लीग बेहद फिजिकल मानी जाती थी, बड़े बड़े डिफेंडर्स, लगातार टैकल। लेकिन 18 साल के लुका मॉड्रिच ने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। उन्हें वहां प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। कुछ ही समय बाद वो पूरे क्रोएशिया के सबसे बड़े टैलेंट बन चुके थे। आर्सेनल, चेल्सी, बार्सिलोना और टॉटनहम हॉटस्पर जैसे क्लब उनकी निगरानी करने लगे। 2008 में टॉटनहम हॉटस्पर ने उन्हें फाइनली साइन कर लिया, लेकिन प्रीमियर लीग पहुंचते ही वही कहानी फिर से शुरू हो गई। फुटबॉल पंडित कहने लगे कि ये प्लेयर जो है वो इंग्लैंड की तेज और फिजिकल फुटबॉल जो है वो नहीं खेल पाएगा। कुछ अखबारों ने उन्हें लाइट वेट तक लिख दिया था। शुरुआती महीने में उन्हें चोट भी लगी, लेकिन फिर हैरी रेडनेप, जो वहां के बेहतरीन कोच हुआ करते थे, उन्होंने उन पर भरोसा जताया। उन्हें उनकी असली पोजीशन पर खिलाया गया और कुछ ही महीनों में वही प्लेयर टॉटनहम का सबसे बड़ा सितारा बन गया। और फिर 2012 में वो सपना भी पूरा हुआ जो लगभग हर फुटबॉलर अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखता है, रियल मैड्रिड का सपना। लेकिन यहाँ भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले सीजन में उन्हें काफी स्ट्रगल करना हुआ।
मेसूत ओजिल, शाबी अलोंसो जैसे बड़े प्लेयर्स पहले से टीम में थे। स्पेनिश अखबार मार्का ने तो अपने एक पोल में उन्हें क्लब की सबसे खराब साइनिंग तक बता दिया था, लेकिन लुका ने कभी भी इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कभी सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मेहनत की और फिर आए कार्लो एंचेलोत्ती। यहीं से पूरी कहानी जो है वो बदल गई। ला देसिमा यानी कि रियल मैड्रिड ने 10वीं बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता। फिर एक के बाद एक कई ट्रॉफी आने लगी। यूएफा के मुताबिक आगे चलकर लुका मॉड्रिच रियल मैड्रिड के इतिहास के सबसे सफल प्लेयर्स में शामिल हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी आना बाकी था। अगर आपको भी लगता है कि रियल मैड्रिड में ट्रॉफी जीतने के बाद लुका मॉड्रिच की कहानी पूरी हो गई थी, तो वो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो फुटबॉल क्लब नहीं बल्कि क्रोएशिया की जर्सी में लिखा गया। एक ऐसा देश जिसकी आबादी कई भारतीय शहरों से भी काफी कम है, लेकिन उसी देश को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा कर दिया एक ऐसे प्लेयर ने जिसे बचपन में कमजोर कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो शायद ही किसी ने क्रोएशिया को ट्रॉफी का दावेदार माना था, यानी कि वो टूर्नामेंट फेवरेट नहीं थे। सबकी नजर में ब्राजील, स्पेन, जर्मनी और अर्जेंटीना जो है वो फेवरेट थी। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, दुनिया को समझ आने लगा कि इस टीम में कुछ तो अलग है। डेनमार्क के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट, फिर रूस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल, लगातार 3 बेहद कठिन मुकाबले, लेकिन हर बार क्रोएशिया जो है वो आगे बढ़ती गई। इन तीनों मुकाबलों में लुका मॉड्रिच सिर्फ कप्तान नहीं थे, बल्कि वो पूरी टीम की इंजन थे। जब बाकी प्लेयर्स थकने लगते थे, तब भी मॉड्रिच उसी रफ्तार से खेल रहे थे, और शायद तभी पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि एक महान प्लेयर जो है वो सिर्फ गोल करने वाला नहीं होता। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो पूरे मैच की कहानी गोल किए बिना भी बदल देते हैं। फाइनल में सामने थी फ्रांस, दूसरी तरफ किलियन एम्बापे, आंतवान ग्रिजमान, पॉल पोग्बा जैसे बड़े स्टार थे। क्रोएशिया 4-2 से ये मैच हार गया। ट्रॉफी का सपना जो है वो उस समय टूट गया, लेकिन तब अवार्ड सेरेमनी में सबसे बड़ा पल आया जब लुका मॉड्रिच को पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर करार दिया गया, यानी कि उन्हें गोल्डन बॉल दिया गया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 2 गोल किए, क्रोएशिया को पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया और मिडफील्ड से पूरी तरीके से हर गेम को उन्होंने कंट्रोल किया, और इसी प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन बॉल मिला। उस हार के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मॉड्रिच ही थे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि कभी कभी ट्रॉफी नहीं, जो सफर होता है वो भी लोगों का दिल जीत लेता है। और फिर आया 2018 का बैलोन ड'ओर। लगभग 10 साल तक फुटबॉल 2 प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। कभी लायनल मेसी इसे जीतते थे तो कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इस अवार्ड को जीत जाते थे। लोगों को लगने लगा था कि अब कोई तीसरा प्लेयर शायद ही कभी इस अवार्ड को जीत पाएगा, यानी कि मेसी और रोनाल्डो के रहते किसी के लिए भी ये अवार्ड जो है तब जीतना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन फ्रांस फुटबॉल ने उस बार दुनिया को चौंका दिया था। लुका मॉड्रिच दुनिया के बेस्ट प्लेयर चुने गए। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये उन सभी लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने कभी कहा था कि ये लड़का जो है वो बहुत छोटा है, दिखने में बहुत कमजोर है और बड़े मंच का ये प्लेयर नहीं है। यानी कि एक ऐसा प्लेयर उन्हें बताया गया था जो किसी भी बड़े क्लब या फिर बड़े लेवल पे नहीं खेल सकता है। होटल की पार्किंग से शुरू हुआ सफर अब फुटबॉल की सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच चुका था। दिलचस्प बात यह है कि मॉड्रिच कभी भी सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर नहीं रहे। उनकी पोजीशनिंग भी आप देखिए कि वो लगातार सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते आए। उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चित नाम नहीं कमाया। लेकिन अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन कोचेस से पूछिएगा कि फुटबॉल को कंट्रोल करना किसे कहते हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो है नाम लिया जाएगा लुका मॉड्रिच का। गेम को पढ़ने की क्षमता जो है वो उनकी सबसे अलग है। गेंद उनके पास आती है और कुछ सेकंड में ही पूरा मैच जो है वो बदल जाता है। मॉड्रिच मैच नहीं खेलते हैं, वो बल्कि मैच को अपने तरीके से चलाते हैं। यानी कि जब वो चाहते हैं कि गेम की स्पीड को बढ़ाई जाए तब वो स्पीड को बढ़ा देते हैं, जब वो चाहते हैं कि गेम का टेम्पो जो है स्लो किया जाए वो स्लो कर देते हैं। और शायद यही वजह थी कि रियल मैड्रिड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, टोनी क्रूस और बाद में विनीसियस जूनियर जैसे सुपरस्टार भी उन पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे। 2022 फीफा वर्ल्ड कप तक आते आते उनकी उम्र जो है वो 37 साल हो चुकी थी। टीवी स्टूडियो में फिर से वही बहस जो है वो शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि अब उनका समय जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन शायद लोग फिर वही गलती कर रहे थे जो कई सालों से करते हुए आ रहे थे। क्वार्टर फाइनल में सामने थी नेमार की ब्राजील। दुनिया को लग रहा था कि ब्राजील आसानी से इस मैच को जीत लेगी,
लेकिन मैच खत्म होने तक कहानी जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में ब्राजील को हराकर बाहर कर दिया। उस जीत के बाद पूरी दुनिया में फिर एक बार मॉड्रिच की चर्चा होने लगी। उनकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनका खेल जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होता जा रहा था। और उसके बाद आता है साल 2026 का वर्ल्ड कप, शायद उनका आखिरी फीफा वर्ल्ड कप। एक बार फिर से कैमरा उसी प्लेयर पे है, लेकिन दिमाग आज भी पहले जैसा ही तेज है। गेंद जब उनके पैरों के पास आती है तो पूरा मैच जो है वो कुछ सेकंड के लिए स्लो हो जाता है, और वो स्लो जो होता है वो जानबूझकर करते हैं। और यही महान प्लेयर्स की पहचान होती है। वो सिर्फ अपने दौर में नहीं खेलते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी तरीके से खेलना सिखाते हैं। और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर के युवा मिडफील्डर लुका मॉड्रिच के वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फुटबॉल सिर्फ ताकत और स्पीड से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेली जाती है। लोग लुका मॉड्रिच को सिर्फ इसलिए महान नहीं मानते क्योंकि उन्होंने बैलोन d'Or जीता, चैंपियंस लीग जीती। लोग उन्हें इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। युद्ध में उन्होंने सिर्फ अपने दादा को नहीं खोया, बल्कि उन्होंने अपना बचपन भी खो दिया था। गरीबी ने उन्हें नहीं रोका, रिजेक्शन ने उन्हें नहीं रोका, आलोचना ने भी उन्हें नहीं रोका, और उम्र भी अब उन्हें नहीं रोक रही है। आज जब फुटबॉल के सबसे महान मिडफील्डर्स की बात होती है तो लोग अक्सर ज़िनेदिन ज़िदान, शावी हर्नांडेज, आंद्रेस इनिएस्ता, आंद्रेया पिर्लो, टोनी क्रूस का नाम लेते हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम लुका मॉड्रिच का भी होता है, जो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन मिडफील्डर्स में से एक बन चुके हैं। लेकिन इन सब जितने भी नाम मैंने लिए, इसमें सबसे अलग कहानी है लुका मॉड्रिच की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फुटबॉल में मैचेस नहीं जीते, उन्होंने अपनी जिंदगी जीती है। एक ऐसा प्लेयर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जिसने बहुत कम उम्र में एक युद्ध में अपने दादा को खो दिया था, जिन्हें अपना घर जो है वो छोड़ना हुआ था, आज वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिडफील्डर बन चुका है। तो ये थी लुका मॉड्रिच की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आप लोग सजेशन देते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो किस प्लेयर के बारे में होना चाहिए, वैसे ही वो सजेशन जो है वो बरकरार रखिए। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।